Hello my dear student, today we are going to start with the chapter chemical kinetics. Kinetic word से ही पता चल रहा है कि स्पीड. हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन है, किस तरह से हमारे पास एक रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, वो 1 मिनट लगा सकता है, वो 1 सेकंड लगा सकता है और वो 1 दिन भी लगा सकता है. तो दैट इज इन द स्पीड ऑफ द रिएक्शन. केमिकल कैनेटिक्स दो चीज़ें हैं इसमें मेनली. One is the rate of reaction, another is the mechanism of reaction. Let's start with the chapter chemical kinetics. Class 12th का chapter है, 7 marks का बोर्ड में आना है and in NEET और JEE we are having minimum 2 question. So let's start with the chemical kinetics. Chemical kinetics as we already discussed related with the speed of the reaction. Speed of reaction कैसे होने वाली है वो हम chemical kinetics में पढ़ते हैं. ये हमारे पास एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब है कैनेटिक्स. कैनेटिक का मतलब है मूवमेंट. तो स्पीड, कैसी स्पीड होने जा रही है. केमिकल कैनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट एंड देयर मैकेनिज्म. सो लेट्स स्टार्ट विद द केमिकल कैनेटिक्स. अब हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं. पहले तरीके पे बात करते हैं. जो रिएक्टेंट है जब वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन हम बात कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट. रिएक्टेंट टाइम के साथ डिसअपियर हो रहा है, प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी अपीयर. सो रेट ऑफ रिएक्शन वी कैन से इट्स अ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. इसीलिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन शो करते हैं. So rate of reaction equals to disappearance of reactant minus dr by dt, and rate of reaction also appearance of product. So we are writing here dp by dt. So depending upon हमें क्या requirement है, question की क्या demand है, we can find rate of reaction. Let's do one question based on this. So here the question is, we are having the reaction HI प्लस H2 प्लस I2. जो HI के दो मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने H2I2 दिया. तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा. इन टर्म्स ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ HI हम लिख सकते हैं -1/2 DHI/dt. इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2, अपीयरेंस ऑफ I2 भी हम लिख सकते हैं, दैट इज DH2/dt इक्वल्स टू DHI/dt. डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन में उन्होंने किसकी अपीयरेंस की बात कर रही है, डिसअपियरेंस की बात कर रहे हैं, वी कैन राइट डाउन द रेट ऑफ द रिएक्शन. नाउ वन मोर इक्वेशन लेट्स डू. यहाँ पे हमारे पास कई सारे रिएक्टेंट हैं, कई सारे प्रोडक्ट हैं. तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ जितने भी रिएक्टेंट हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ जो भी प्रोडक्ट हैं, इनके जो कॉफिशेंट्स हैं वो हम इस तरह से एज अ डिनोमिनेटर लिखते हैं. दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट टू मैंशन हियर. क्यों हम ऐसे लिखते हैं. जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इफेक्टेड बिकॉज ऑफ बी आर नेगेटिव वो 5 गुना होएगा. जो H2 की वजह से है वो रेट ऑफ रिएक्शन 6 गुना होएगा. तो यहाँ पे हम रेट लिखने के लिए, जैसे अगर आप इसका रेट लिखना चाहो तो यू कैन राइट डाउन 5 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू DBr नेगेटिव बाय dt. तो ये जो 5 टाइम्स हो रहा है इसको हमने इसी को ही दे दिया, इसी का जो कॉफिशेंट है उसी के रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपियरेंस को दे दिया, सो दैट हम यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन ही लिखें. तो दैट्स वाई वी आर राइटिंग द कॉफिशेंट एज डिनोमिनेटर, क्योंकि वो रेट को उतने टाइम्स इफेक्ट कर रहे हैं. तो रेट, हर एक का रेट हम डिफरेंट ना लिखें, एक कॉमन रेट ऑफ रिएक्शन लिख लें. उसके लिए हमने क्या किया, जो कॉफिशेंट्स हैं उनको यहाँ पे डिनोमिनेटर बना दिए. आई होप दिस इज़ क्लियर. ये हमारे पास एक मेथड है रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का. एक और मेथड है रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का, वो डिस्कस करते हैं. दूसरा हम लिख सकते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन. अब रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है, डेफिनेशन हमसे किसी ने नहीं पूछनी, आप सीधा यहाँ पे आ जाओ. जैसे ये वाली रिएक्शन है, इसके लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, इट विल बी रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू a रेज टू पावर x b रेज टू पावर y. तो a रेज टू पावर x b रेज टू पावर y, और देख रहे हो रिएक्शन में तो a भी है. तो x हमारे पास कहाँ से आया, एक्सपेरिमेंटल डाटा से आया. मे और मे नॉट इक्वल्स टू a. जो आपके पास कॉफिशेंट है a का वो हो सकता है x हो सकता है ना हो, डिपेंडिंग अपॉन
y इक्वल्स टू बी और मे नॉट इक्वल्स टू बी, तो ये भी जो बी है, बी के मोल्स बी हैं, ये वाला हमारे पास एक बेसिक रिएक्शन है, ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी। जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं उसमें हम ए रेज टू पावर एक्स बी रेज टू पावर वाई लिखते हैं। एक्स एंड वाई दे आर एक्सपेरिमेंटल टर्म्स, एक्सपेरिमेंट करेंगे वहाँ से हमारे पास ये रेट लॉ एक्सप्रेशन आएगा। एक्स और वाई कॉफिशेंट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकते। अगर हम x और y को ऐड करें वी आर गेटिंग वन न्यू टर्म दैट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर हम x और y को ऐड करें और वैल्यू ज़ीरो आ जाए तो हम उसे कहेंगे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। x प्लस वाई इज़ नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। x एंड y की बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? सम ऑफ द पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। जब आप x और y को ऐड करोगे तो आपके पास वैल्यू 0, 1, 2 इवन अ फ्रैक्शन भी हो सकती है। अगर आप कहो कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, उसका क्या मतलब है? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू सम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर ज़ीरो, ये ज़ीरो का मतलब है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंडेंट नहीं है कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट पे। हो सकता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आप ज़्यादा कर दो, कम कर दो, बट वो रेट ऑफ रिएक्शन को इफ़ेक्ट नहीं करने वाली। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन से होते हैं? इसकी दो एग्जांपल्स हैं, लेट्स सी। टाइप्स ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन दो हैं, एक है हमारे पास फोटोकेमिकल रिएक्शन, एक है हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। ये दोनों ऐसे रिएक्शन हैं जिनका रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो किस पे कर रहे हैं? फोटोकेमिकल, फोटो कम्स फ्रॉम लाइट, जो रिएक्शन लाइट के ऊपर डिपेंडेंट है दे आर द फोटोकेमिकल रिएक्शन। जो रिएक्शन डिपेंडेंट है कैटलिस्ट के ऊपर दे आर नोन एज कैटालिटिक रिएक्शन। कैटालिस्ट, अगर हमारे पास कैटालिस्ट और गैसियस फेज में है रिएक्टेंट, कैटालिस्ट लेट्स टेक एग्जांपल NH2 दिस हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस क्या है? इफ़ यू आर हैविंग N2 प्लस H2 गिव राइज टू NH3, तो यहाँ पे हमारे पास N2H2 गैसियस स्टेट में है और आयरन कैटालिस्ट है जो कि सॉलिड स्टेट में है। जब हमारे पास रिएक्टेंट और कैटालिस्ट डिफरेंट फेज में हो उनको कहते हैं हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। तो ये रिएक्शन भी, इनमें भी जो रेट ऑफ रिएक्शन है इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दो कौन कौन सी? फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। साथ साथ बेटा नोट्स बनाना सो दैट आपको चीज़ें याद रहें। शॉर्ट नोट्स बनाने की ट्राई करना अलॉन्ग विद द क्लास, ये समझते जाओ और साथ साथ अपने शॉर्ट्स नोट्स बनाओ। अब हमें यहाँ से एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन आ सकता है। दे कैन आस्क कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन गिवन है, जो पावर्स हैं उनको ऐड कर देते हैं एंड वी गेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पावर को ऐड किया 3/2, अब ये पावर पहले से ही माइनस में है तो आप जब सॉल्व करोगे यू गेट अ हाफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वैल्यू। तो वी कैन फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिस वे। नेक्स्ट वी आर हैविंग वन मोर टर्म मॉलिक्यूलैरिटी। अब मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है? Let's discuss molecularity of a reaction. Number of reacting species can be atoms, ion, molecule taking part in chemical reaction which must collide to give a product that is known as molecularity. Molecularity 1, 2, 3 हो सकती है, ना ही 0 हो सकती है, ना ही फ्रैक्शन में हो सकती है, ना ही 3 से ज़्यादा। 3 से ज़्यादा इसलिए नहीं हो सकती कि ऐसे पॉसिबल नहीं है 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल कोलाइड करके प्रोडक्ट बना दें।
जैसे ये आप रिएक्शन देख रहे हो, इसमें मॉलिक्यूलैरिटी कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 10, तो 10 मॉलिक्यूलैरिटी नहीं हो सकती। मॉलिक्यूलैरिटी इज जस्ट 1 2 3। हम कहेंगे यूनिमॉलिक्यूलर है अगर 1 हुई, 2 है तो बायमॉलिक्यूलर, 3 है तो ट्राईमॉलिक्यूलर। अगर आपने चैप्टर कर रखा है हेलोल्केन हेलोरिन, उसमें हमने SN1 SN2 पढ़ा है। SN1 इज यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN2 bimolecular nucleophilic substitution. I hope this is clear to you. Next we are having the difference in order and molecularity of reaction. Order and molecularity में क्या क्या differences हैं? सबसे पहली बात, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप कभी भी रिएक्शन देख के नहीं बता सकते हो, ये एक्सपेरिमेंटल टर्म है। मॉलिकुलैरिटी इज़ अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। आप रिएक्शन देखोगे, अगर आपको 1 2 या 3 मॉलिक्यूल दिखे रिएक्टेंट की साइड, तो आप कहोगे मॉलिकुलैरिटी 1 2 या 3 है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। मॉलिकुलैरिटी बस 1 2 3 होएगी, ना ही 0, ना ही फ्रैक्शनल, ना ही 3 से ज़्यादा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों का पता किया जा सकता है। मॉलिकुलैरिटी बस हम एक सिंपल से रिएक्शन की पता कर सकते हैं जिसमें 1 2 3 हमें रिएक्टेंट दिख जाएं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिकुलैरिटी दोनों ही हम किसी भी रिएक्शन में 2 स्टेप्स हैं, एक स्लो स्टेप एक फास्ट है, तो स्लो स्टेप के लिए वी कैन फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिकुलैरिटी। फास्ट रिएक्शन के में हम बात ही नहीं कर सकते ऑर्डर मॉलिकुलैरिटी क्या होगा। गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके बेस्ड हमें क्वेश्चंस आते हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पहले हम बात कर चुके हैं, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन का मतलब है ऐसा रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो व्हेन रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट, तो हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल्स टू माइनस dr/dt इक्वल्स टू KR⁻0। R⁻0 हो जाएगा तो माइनस dr/dt इक्वल्स टू K। अब हम इसके करेंगे इंटीग्रेशन। जब हम इस इक्वेशन के इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन कट जाएगी, यहाँ पे माइनस आ आएगा। अगेन K कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, तो बाहर निकाल लिया, डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन कट जाएंगी, T रह जाएगा। एंड आई होप आपको पता होगा कि इंटीग्रेशनल कांस्टेंट आता है जब हम किसी इक्वेशन की इंटीग्रेशन करते हैं, दैट इज I। नाउ वी नो इनिशियली एट T0 R इक्वल्स टू R0। जब हम ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा R0 इक्वल्स टू I, तो माइनस R0 इक्वल्स टू I। अब हमने I की ये वाली वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करनी है। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस R इक्वल्स टू KT माइनस R0। पूरी इक्वेशन को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करके ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस KT प्लस R0 आएगा। साथ साथ मेरे साथ साथ अगर आप इसको 2 बार लिख लोगे आपको याद हो जाएगा। ट्राई टू राइट इट डाउन साइड बाय साइड। जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ें तो आपने साथ में लिखते जाना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। देन y इज इक्वल्स टू mx प्लस c है, x एक्सिस t है, t टाइम है। इस इक्वेशन को हमने लीनियर इक्वेशन जो मैथ में y इज इक्वल्स टू mx प्लस c है उसके साथ कंपेयर करते हुए ग्राफ बनाना है। अब y इज इक्वल्स टू mx प्लस c है, x एक्सिस हमारा टाइम है, m हमारे पास स्लोप है दैट इज माइनस k, इंटरसेप्ट हमारे पास R0 है और y हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R है। तो यहाँ से हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद ग्राफ में स्लोप है माइनस के, इंटरसेप्ट है R0 और y एक्सिस है माइनस R, t टाइम है दैट इज ऑन x एक्सिस। इसी इक्वेशन को हमने थोड़ा सा और मॉडिफाई कर रहे हैं, माइनस KT को उधर ले आओ, R0 है ऑलरेडी यहाँ पे, R को इधर ले आओ, t इक्वल्स टू R0 माइनस K अपॉन T इज इक्वल्स टू R0 बाई R अपॉन K। यहाँ से हमारे पास फाइनल इक्वेशन आएगी। दिस इज फॉर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो डायरेक्शन। आई होप यू अंडरस्टूड। नॉट माइनस K अपॉन T इज इक्वल्स टू R0 बाई R अपॉन K। यहाँ से हमारे पास फाइनल इक्वेशन आएगी। दिस इज फॉर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो डायरेक्शन। आई होप यू अंडरस्टूड।
Let's discuss the integrated rate equation for first order reaction. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज के रेज टू आर रेज टू पावर वन. वन का मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. तो रेट ऑफ रिएक्शन हम दो तरह से लिखते हैं. एक आप लिख सकते हो माइनस डी आर बाई डी टी और दूसरा के आर रेज टू पावर वन. अब हमने इसी इक्वेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करना है. जो आर है उसको इधर ले आओ, डी टी को ऊपर ले आओ. तो डी टी के साथ आ जाएगा और आर यहाँ पे नीचे आया. जैसे हमने पहले किया था वैसे ही हम इंटीग्रेशन करेंगे. ऑन इंटीग्रेशन इक्वेशन वन वी आर हैविंग माइनस डी आर बाई आर. तो ये माइनस एल एन आर हो जाएगा. के डी टी इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन का उल्टा है. के कांस्टेंट है, बाहर ले लिया. इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन से कट के टी रह गया. और जैसे हमें पता है इंटीग्रेशनल कांस्टेंट आता है, वी आर हैविंग इंटीग्रेशनल कांस्टेंट आई. अब हम इसी इक्वेशन में टाइम की वैल्यू पुट करेंगे. जब टाइम ज़ीरो है तो आर इज इक्वल्स टू आर नॉट है. जो हमने अभी इक्वेशन लिखी थी उसमें अगर हम टी की वैल्यू पुट कर दें और आर की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास आई की वैल्यू आएगी. जैसे हमारे पास है माइनस एल एन आर इक्वल्स टू के टी प्लस आई. अब आई की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आएगी. आई की वैल्यू अगर हम टी की वैल्यू ज़ीरो पुट करें तो आई इज इक्वल्स टू माइनस एल एन आर नॉट. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ आई. तो आई की वैल्यू हमने इक्वेशन में पुट करनी है जो पीछे लिखी थी. सेम दिस इक्वेशन आई की वैल्यू जब हम पुट करेंगे दैट इज एल एन आर नॉट. तो ये हमारे पास एक नई इक्वेशन बन गई. इस इक्वेशन को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी आर गेटिंग माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट. अब एल एन आर नॉट को इधर ही रहने दो. इस वाली वैल्यू को हम इस तरफ ले आएंगे तो हमारे पास एक नई इक्वेशन बनेगी. लेट्स राइट डाउन द अनदर इक्वेशन. सो वी आर हैविंग एल एन आर इक्वल्स टू के टी माइनस एल एन आर नॉट. दिस इज द इक्वेशन. एल एन आर नॉट है. एल एन आर नॉट को इधर ले आते हैं. एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर इक्वल्स टू के टी. नाउ वी नो कि अगर हमारे पास इस तरह से एल एन आर नॉट आर हो तो हम इसको एल एन आर नॉट बाई आर लिख सकते हैं. अगर ये मैथमेटिकली है, अगर लॉग की दो वैल्यूज़ ऐसे सब्ट्रैक्शन में है तो हम उसको डिवाइड करके लिख सकते हैं इक्वल्स टू के टी. एल एन को लिखा जा सकता है 2.303 लॉग आर नॉट बाई आर. हम के टी को इस तरफ लिख रहे हैं तो टी को यहाँ लिख देते हैं, के यहाँ नीचे आ जाएगा. दिस इज़ द इक्वेशन जो हमें बहुत ज़्यादा यूज़ करनी है. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन. टी टाइम टेकन बाय द रिएक्टेंट है, आर रेट कांस्टेंट है, आर नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है और आर कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की एट टाइम टी. सो दिस इज द इक्वेशन. अब हमें इसका ग्राफ देखना है. लेट्स डू ग्राफ फॉर दिस. ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास है इक्वेशन अगेन लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. एक्स एक्सिस टाइम है, m स्लोप है विच इज इक्वल्स टू माइनस के. थोड़ा जूम करके करते हैं इसको डिस्कस. एल एन आर नॉट हमारे पास है y एक्सिस, यहाँ हमने एल एन आर लिख लिया. यहाँ पे k स्लोप है, एल एन आर नॉट इज द इंटरसेप्ट और जो हमारा x एक्सिस है दैट हैज़ टाइम. So this way we are having the graph for first order reaction. I hope you understood. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाफ लाइफ पीरियड. हाफ लाइफ पीरियड क्या होती है? व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड? लेट्स डिस्कस हाफ लाइफ पीरियड. हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड का मतलब है किसी रिएक्टेंट को कितना टाइम लगेगा टू रिमेन हाफ ऑफ इट्स इनिशियल. सो टाइम टेकन by a reactant to remain half of its initial concentration.
तो टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी फाइंड करते हैं, जीरो ऑर्डर के लिए भी करते हैं। पहले जीरो ऑर्डर के लिए करते हैं, दैट इज के इज इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर इक्वल्स टू टी। तो टी हाफ लाइफ पीरियड है, तो यहाँ टी हाफ लिख लेते हैं, के इधर ले आते हैं 1/k। एज वी नो हाफ लाइफ पीरियड क्या है, जब हमारे पास आर नॉट हाफ हो जाएगा आर का, तो आर नॉट माइनस आर नॉट बाई टू, तो 1/2 के आर नॉट ऊपर लिखेंगे इक्वल्स टू टी हाफ। ये हो गया ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसी तरह से अब हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए करना है। इक्वेशन हमें ऑलरेडी पता है, इक्वेशन है T इक्वल्स टू 2.303/k log R नॉट बाय R। T हाफ है तो R की वैल्यू R नॉट का हाफ हो जाएगी। पुट करते हैं वैल्यूज, 2.303/k log R नॉट, R की वैल्यू क्या है R नॉट बाई टू, तो R नॉट कट जाएंगे, log 2 की वैल्यू हमने लिखनी है। टी हाफ क्या हो गया 2.303 log 2 और नीचे यहाँ पे k भी है, log 2.3 होता है, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 0.693/k इक्वल्स टू टी हाफ। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन आया है दैट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आप देख रहे हो टी हाफ की जो ये वाली इक्वेशन हमने लिखी है, यहाँ पे कहीं पे भी आर नॉट की कॉन्सेंट्रेशन नहीं आ रही, आर की कॉन्सेंट्रेशन नहीं आ रही, तो हाफ लाइफ पीरियड को कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिएक्टेंट बिगनिंग में कितना है, इट रिमेन कीप ऑन चेंजिंग। half life period is independent of initial concentration of reactant. This is the main conclusion. I hope you understood the concept. Hello students, now we are going to talk about the Arrhenius equation. Chemical kinetics में Arrhenius equation की बात करते हैं। Arrhenius equation हमें रिलेशन बताती है रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर का। ये कहा जाता है कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल। तो अर्हीनियस इक्वेशन क्या है, के इज इक्वल्स टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ई ए यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, एक्स एक्सिस पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और वाई एक्सिस पे हमारे पास एनर्जीज हैं। हमारे पास रिएक्टेंट की एक एनर्जी है और प्रोडक्ट की एक एनर्जी है। तो रिएक्टेंट जो है जब प्रोडक्ट में चेंज होता है वो बीच में इंटरमीडिएट बनाता है। इस रिएक्टेंट और इंटरमीडिएट की जो एनर्जी का गैप है उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी बैरियर रिएक्टेंट नीड्स टू ओवरकम टू चेंज इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, तो उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, के रेट कांस्टेंट है, ए अर्हीनियस फैक्टर है, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। जब हम इस इक्वेशन को लॉग लेते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो इक्वेशन बन जाती है एल एन के माइनस ई ए बाई आर टी प्लस लॉग ए। अब यहाँ से हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ के लिए आपको पता होना चाहिए y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो जो x है हमारे पास वो 1/t हो जाएगा। 1/t इज़ द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एल एन, ये हमारे पास एल एन के वाई एक्सिस है। जो इसमें स्लोप है माइनस ई ए बाई आर टी है और जो इंटरसेप्ट है दैट इज़ एल एन ए। तो इस तरह से हमारे पास ग्राफ बनता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपने ये चीज़ याद रखनी है, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, कीप इन माइंड। अब जब आप अर्हीनियस इक्वेशन का लॉग लेते हो तो आपके पास बनती है ये वाली इक्वेशन, log K2/K1 अपॉन ई ए log K2/K1 इक्वल्स टू ई ए बाई 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 माइनस T2। यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट K की वैल्यू है, तो जो टेम्परेचर T1 है उसमें K1 की वैल्यू है, जो टेम्परेचर T2 है उस पर K2 की वैल्यू है। तो दिस इज़ द अर्हीनियस इक्वेशन। आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट। इसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको एग्जाम में आएंगे, एल एन ए
ये तो सीधा के ही है, के इज इक्वल्स टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो ई ए बाई आर टी इक्वल्स टू ये वाली चीज़ है जो आपके पास, ई ए बाई आर टी इक्वल्स टू 28,000 के बाई टी। टी से टी कट गया, आर की वैल्यू इधर लेके मल्टीप्लाई करेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल्स टू 28,000 के इंटू आर। आर की वैल्यू अगर हमने अब एनर्जी निकालनी है तो आर की वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। इसको सॉल्व करेंगे एंड वी गेट आर आंसर इन किलो जूल, दैट विल बी द एक्टिवेशन एनर्जी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट करना, लाइक करना। अगर आप चाहते हो मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करना।